मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं पायल बिहाना। आज मैं बातचीत करूंगी दिव्य सोती जी के साथ। ये दैनिक जागरण के लिए बहुत ही अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं और इनकी नॉलेज बहुत है। तो मैंने कहा इनसे बात की जाए। और इनके जो मैं ट्वीट्स पढ़ रही थी ऑन ये यूजीसी रेगुलेशंस के बारे में, वो बहुत इंटरेस्टिंग थे। तो नमस्कार दिव्या। जय भीम। नमस्कार। नमस्कार मैम, जय भीम, जय भारत। जय भीम। जय मैं तो जय भीम। देखिए जय ब्लू भीम। ब्लू 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 मैंने तो ध्यान रखा है, मैं ब्लू पहन के आया हूँ, देखिए। ये तो जय जय भीम जय मीम। हाँ। हाँ। अच्छा दिव्या, चलिए आप मुझे बताइए। ये हम सबको पता है इस रेगुलेशंस क्या रेगुलेशंस है ये करके। आप ये मुझे बताइए, ये ऑल ऑफ अ सडन ये क्या तमाशा हुआ और क्यों हुआ? देखिए, सबसे पहले एक चीज देखिए कि हमारे यहाँ पब्लिक मेमोरी थोड़ी शॉर्ट है, हम हाल फिलहाल की घटनाओं को ही भूल जाते हैं। अभी एक महीने पहले क्या हुई है देश में सबसे बड़ी घटना? वो ये हुई है कि एक यूनिवर्सिटी जो नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर चल रही थी, यूजीसी की मान्यता के साथ चल रही थी, वहां पर 3,000 किलोग्राम विस्फोटक पकड़ा गया। उस रैकेट में दर्जनों एमडीएमएस पढ़ रहे या किए हुए डॉक्टर्स इन्वॉल्व पाए गए, इस्लामिस्ट। उनमें से एक जो था, इससे पहले पकड़ा जाता, उसने जाकर लाल किले के बाहर चौराहे पे अपने को उड़ा लिया। उसमें भी आई थिंक, मेरे ख्याल से जितना मुझे याद है, 10 के करीब शायद कैजुअलिटीज हैं और दर्जनों लोग घायल हैं। अभी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी देश का जो प्रीमियर मेडिकल मतलब इंस्टीट्यूशन माना जाता है, एम्स के बराबर का जो माना जाता है, वहां पर बार बार लव जिहाद के केसेस जो है अनकवर हो रहे हैं। वो आजकल चल रहा है और उसमें जो है वहां के जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, तरह तरह के, वो लोग शामिल पाए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप बताइए कि सरकार का नेचुरल कदम क्या होगा? नेचुरल कदम तो ये होना चाहिए था ना, या यूजीसी का कदम क्या होना चाहिए था कि भाई यूनिवर्सिटी कैंपसेस में तरह तरह की रेडिकल विचारधाराएं फैल रही हैं जो आतंकवाद को जन्म दे रही हैं, लोगों की जान ले रही हैं। तो हमको अब एक कमेटी बनानी है। जो यूनिवर्सिटीज में अगर कोई स्क्वाड बनना था तो वो ये बनना था जो ये देखता कि क्या यूनिवर्सिटीज में ऐसी कैंपसेस के अंदर ऐसी कट्टरपंथी विचारधाराएं, आतंकवादी विचारधाराएं तो नहीं जन्म ले रही हैं। जी। लेकिन ये सब नहीं हुआ। यूजी जो अल फलाह यूनिवर्सिटी, जहां से 3,000 किलोग्राम विस्फोटक पकड़ा गया, वो अपने को नैब, जो नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड है जो हमारे यूनिवर्सिटीज को एक्रेडिशन देता है, वो उसको कई साल से अपने को A++ बताती थी। और यूजीसी के अंदर भी एक विजिलेंस विंग है जो देखता है कि कोई फेक यूनिवर्सिटी तो नहीं चल रही है, कोई यूनिवर्सिटी फेक क्लेम्स तो नहीं कर रही है। वो सालों से यूजीसी, वो उसकी वेबसाइट पर भी ये सब लिखा हुआ था, वो सब यूजीसी को नहीं पता चला। ना ही सरकार ने इसके लिए जिम्मेदार किसी यूजीसी के अधिकारी पे कार्रवाई की। लेकिन अचानक से आपको क्या याद आता है कि इक्विटी कमेटी बनानी है, इक्विटी स्क्वाड बनाना है, कास्ट के नाम पर ये हो रहा है, रेस के नाम पर ये हो रहा है। ये कहाँ से आ रहे हैं ये विचार? किसी ने डिमांड की थी इसकी? जो रोहित वेमुला वाला मामला, जो सरकार के डिफेंस में लोग बोल रहे हैं कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, वो कह, सुप्रीम कोर्ट तो पता नहीं क्या क्या कहता रहता है, बहुत सारी बातें बोलता है सुप्रीम कोर्ट ने तो 2018 में SC/ST एक्ट को भी से कुछ चीजें हटाने के लिए बोला था। सरकार ने जाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए 1985 से कह रहा है, 1995 में भी कहा उसने, 2019 में भी कहा है एक क्रिश्चियंस के केस में कि यूसीसी लाया जाना चाहिए। तो वो लाना आपको याद नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में 2003 में बोल चुका है कि अगर ये गवर्नमेंट ये लॉ लाती है कि 2 चाइल्ड से ज्यादा जिसके होंगे वो इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है और उसको रोकती है सरकार ऐसा कोई लॉ कर, दैट विल बी परफेक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल। तो सरकार को, जो हिंदुत्व के नाम पर आई हुई सरकार है, उसको यूनिवर्सिटीज में इस्लामिक रेडिकलाइजेशन रोकना चाहिए, लेफ्टिस्ट रेडिकलाइजेशन रोकना चाहिए। हर समय बात करते हैं ये लोग, अर्बन नक्सलिज्म रोकना चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए, बांग्लादेशियों को बाहर निकालना चाहिए। मोदी जी ने तो 2014 के कैंपेन में कहा था, जिस दिन मैं बन जाऊंगा प्रधानमंत्री एक बांग्लादेशी नहीं रहेगा।
SIR चल रहा है, बताएं कितने बांग्लादेशी भागे हैं। कहीं से पुलिस 10 आदमियों को, कहीं 20 आदमियों को पकड़ कर निकाल रही है, और आप जो है उसको बता रहे हैं। जनरल सिन्हा की रिपोर्ट तो कब की है, 90s की आई थिंक वो रिपोर्ट है। वो कहती है देश में 1.5-2 करोड़ बांग्लादेशी उस समय थे, एंड जनरल सिन्हा वाज ए वेरी रेस्पेक्टेड जनरल। तो वो लोग कहाँ है, वो तब से ब्रीडिंग भी तो कर रहे हैं ना। और उसके बाद रोहिंग्या भी आ गए, वो कितने निकाले गए। तो ये सब प्रायोरिटी से अचानक ये कौन सी प्रायोरिटी आ गई, ये मतलब सरकार के जो जो डिफेंड करते हैं वही बता सकते हैं इसको। अब जहां तक मेरा एनालिसिस है, मेरा एनालिसिस तो ये है, देखिए आजकल हमारे यहाँ पर शी जिनपिंग को बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। उसने 2003 से वहां पर चाइनीज गवर्नमेंट के अंदर पर्जेस शुरू की। अब ये बात बहुत लोगों को बुरी लग जाएगी, और हमारी जनरल कैटेगरी के भी बहुत लोगों को बुरी लग जाएगी। उसने क्या बोला, उसने बोला कि अगर चाइना का किसी दिन कन्फ्रंटेशन होना है यूएस के साथ, तो जो हमारी जो गवर्नमेंट के अंदर ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनकी स्पाउसेस जो हैं वो अमेरिकन हैं या यूरोप से हैं, या जिनके बच्चे अमेरिका यूरोप में सेटल हो चुके हैं, वो कभी यूएस और यूरोप के अगेंस्ट कोई हार्ड डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो ऐसे लोगों को उन्होंने निकालना शुरू किया, पर्ज करना शुरू किया। तो हमारे यहाँ क्या होता है, अब हमारे यहाँ क्या है, अब देखिए जो यूपीए गवर्नमेंट थी वो कम्युनल वायलेंस बिल जो लाई थी, जिसमें हिंदूज को टारगेट किया गया था, वो कैसे लाई थी। सोनिया गांधी ने एक फॉरेन फंडेड एनजीओज की एक पूरी कमेटी, नेशनल एडवाइजरी कमेटी बना दी थी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। उसमें हर्ष मंडेर और इस तरह के लोग थे, आकार पटेल, वो ये सब सलाह वगैरह दिया करते थे, रैंक लेफ्टिस्ट। तो सोनिया गांधी उसके आधार पर ये लाई थी। फिर एक डोमेस्टिक वायलेंस बिल लाई, जिसके तहत जो था, जो शेल्टर होम्स थे जो लेडीज के लिए, जो विक्टिम थी डोमेस्टिक वायलेंस के, वो उठाकर ऐसे फॉरेन फंडेड एनजीओज को, मिशनरी एनजीओज को दे दिए गए, कि जिससे कोई जो परेशान महिला है जब वो वहां जाए तो वो उसका ब्रेन वॉश करके उसको क्रिश्चियनाइज कर सके, कन्वर्ट कर सके। तो ये सब उसके लिए उसको 10-20-22 जो थे ऐसे लेफ्टिस्ट, जो रैंक लेफ्टिस्ट थे, वो लगे थे सोनिया गांधी को। और ये सरकार तो एनएसी बनाए बिना ही वही सब काम कर दे रही है। ये सब वोक एजेंडाज ही तो हैं। ये जो क्रिटिकल रेस थ्योरी, आईआईटी, आप कह रहे हैं हम देश को विश्व गुरु बनाएंगे, तो विश्व गुरु आप ऐसे बनाएंगे कि आईआईटी दिल्ली जो है वो रिसर्च पेपर्स पब्लिश करेगी कास्ट पर। देश के जो सारे सोशोलॉजी पर रिसर्च करने वाले इंस्टीट्यूट हैं, वहां पर सारे प्रोफेसर और जो रिसर्चर हैं वो फ्री की तनख्वाह ले रहे हैं। उनके पास नहीं है ये काम आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे, इन लोगों को ये काम दिया गया है कि वो, उनको जेट इंजन नहीं बनाना है भारत के लिए, क्योंकि वो हम बाहर से खरीदते रहे, दलाली मिलती रहे, तो ये काम नहीं करना है। वहां पे बच्चे और जो प्रोफेसर हैं वो जो है ये करेंगे वहां पर बैठकर। तो ये स्थितियां हैं। तो ये अब ये वोक एजेंडा आपने जो पूछा, मैं आता हूं, मैंने बहुत लंबा बोल दिया कि ये आता कहां से है। क्योंकि आपके जो सरकार में जो आपकी जो थिंकिंग, जो पूरी जो कम्युनिटी है, जो एलीट है, जो बेसिकली रूलिंग एलीट है, उसके उसके ऊपर अमेरिकन इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है। ये वेस्टर्न जो थ्योरीज हैं वो, उनके बच्चे वहां सेटल्ड हैं। अब मैं लोगों का नाम लेना शुरू करूंगा तो बहुत लंबी लिस्ट निकल जाएगी। भाई जब प्रधानमंत्री मोदी जो थे वो सरकार में आए थे, तो गार्जियन ने एक लेख छापा था, और उसका बड़ा रेफरेंस हम भी दिया करते थे, और मोदी जी के सारे सपोर्टर देते थे कि भारत, तो गार्जियन ने लिखा था कि भारत आज पहली बार आजाद हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि जो एंग्लिसाइज्ड जो कांग्रेस थी, आज उससे भारत को मुक्ति मिली। आज एक देसी प्रधानमंत्री आया है जो बिल्कुल ग्रास रूट से उठ के आया है, जिसके अंदर भारतीयता है। लेकिन उसकी सरकार में कौन लोग हैं? क्या जो आप उनके बारे में यही बात कहते हैं? वो खुद इतनी इन वोक आइडियोलॉजी से जो है इन्फ्लुएंस्ड हैं। अभी यहाँ उत्तर प्रदेश के एक विधायक जी थे, उनका बड़ा मामला सोशल मीडिया पे चर्चित रहा। उनकी दोनों बेटियां, एक शायद यूरोप अमेरिका में है, वो सब फ्री गाजा और सेव गाजा इस सब में लगे हुए विधायक जी यहाँ पर गोहत्या और उस पर लोगों को जो थे भाषण दिया करते थे। तो ये आप खुद वोक एजेंडा से प्रभावित है ना, तो आपके दिमाग में आपको ये सब चीजें सही लगती हैं। भाई चंद्रशेखर रावण ने बोला कि ये जो कमेटी थी पार्लियामेंट्री, वो कोई हम नहीं थे उसके अंदर, दलित वो नहीं थे, वो लाने वाले सब जनरल कैटेगरी के ही लोग थे।
और उसमें 50% जो सांसद हैं वो भाजपा के हैं। बांसुरी स्वराज भी है उसमें, रविशंकर प्रसाद भी है उसमें, ये सब जनरल कैटेगरी के लोग हैं। तो हमें देखना है ना कि वो आइडियोलॉजी का पेनिट्रेशन आज इतना है, जो अंग्रेज जिस डिवाइड एंड रूल क्या भूमि पूजन करके गया था, आज उसका लोकार्पण करने के लिए आप देखिए ना अंग्रेजों की नीति। अब मोदी जी कहते हैं कि हम मकौले को खत्म कर देंगे, अरे कर देंगे, क्या आप देखिए ना आपके हाथ से वो करा रहा है, उसकी आइडियोलॉजी आपके हाथ से वो सब काम करा रही है जो उसका अधूरा छूट गया था। अच्छा, दिव्या, आप बताओ, ये एससी एसटी कम्युनिटी तो पहले से ही 2012 वाले नोटिफिकेशन में थी, और जो ड्राफ्ट आए थे इस नोटिफिकेशन से पहले उसमें भी एससी एसटी इंक्लूडेड थी। पर जब नोटिफिकेशन आया तो ये एकदम ओबीसी कहाँ से अंदर आ गई इसमें? इससे बीजेपी क्या देखिए, पॉलिटिक्स करना चाहती है, तो इसके क्या हाँ, रेपरकशंस होंगे? देखिए सबसे पहले तो मैं एक बात ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि एस सी एस टी हैं या ओबीसी हैं, उसके अंदर बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो वाकई पिछड़ गई, जिनके साथ कतिपय कारणों से भेदभाव भी हुआ कुछ, लेकिन उसके बहुत सारे कारण थे, जिसका अब वो बहुत लंबा डिस्कशन है, वो तो एक पूरा मतलब थीसिस लिखी जा सकती है उसके ऊपर। लेकिन ये है कि जैसे अंग्रेजों ने जब भारत की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय किया, खेती को डिस्ट्रॉय किया, तो जो पूरी इकोनॉमिक चेन के अंदर जो अलग अलग काम करने वाले लोग थे, वो भी उनका सब रोजगार नष्ट हो गया, वो गरीब हो गए, पिछड़ गए, शिक्षा से दूर हो गए। तो ठीक है, उनको जो लाना है वो लाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसके बिना हम नेशन बिल्डिंग नहीं कर सकते। सबसे पहली बात ये मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ। अब ये है कि 90 में ये जो मंडल वाला हुआ था, उसमें जनरल कैटेगरी ने बहुत वो किया, और वो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने एक बीच का रास्ता निकाल दिया कि भाई ठीक है, 50% इधर 50% उधर। अब जनरल कैटेगरी ने भी उससे समझौता कर लिया, और कि ठीक है भाई 50% इनके लिए, 50% हमारे लिए, वो मैटर वहां जिन खत्म हो गया। उसके बाद जो जनरल कैटेगरी थी, और इवन ओबीसी भी बड़ी संख्या में, जो थोड़े पिछड़े ओबीसी हैं, जो वो भी सब हिंदुत्व के साथ लेकर आगे बढ़ गए, बात खत्म हो गई। 2014 में क्या हुआ कि एससीज में भी कुछ कम्युनिटीज को छोड़कर, जो वैसी कास्ट थी जो बहुत ज्यादा पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस नहीं है इस विक्टिम कार्ड वगैरह वाले प्रोपेगेंडा से, वो भी हिंदुत्व के साथ आ गई। तो अब कोई ये समझाए ना कि ये मोदी जी सब कर क्यों रहे हैं, किसने इसकी डिमांड की है, क्या इसके लिए कोई प्रदर्शन हुआ है, क्यों किया जा रहा है? जो मैं आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं, मैं खुद ये सवाल पूछ रहा हूँ कि इसकी क्या आवश्यकता है अचानक से? आप ईडब्ल्यूएस लाए, किसी ने डिमांड की थी ईडब्ल्यूएस लाने की? किसी ने डिमांड नहीं की थी। वो तो आज वो हारे एक थे बहुत ना, बड़ा है। दो तीन स्टेट में पिट गए थे ना, तो तभी लेकर आए। तो वो उससे क्या है? अब आज निशिकांत दुबे ट्वीट करते हैं कि साहब ईडब्ल्यूएस मोदी जी ने दिया। पहली बात तो किसी ने मांगा नहीं था। दूसरी बात, ईडब्ल्यूएस के जो क्राइटेरिया आपने बनाए हैं उसमें घोर भ्रष्टाचार हो रहा है, ये सबको मालूम है, क्योंकि उसमें लेखपाल और लोकल ऑफिशियल्स की रिपोर्ट लगती है, 50 तरह के आपको सर्टिफिकेट चाहिए तब आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। तो उसमें या तो हो रहा है कि लोग फर्जी सर्टिफिकेट्स तरह तरह के बनवा रहे हैं, जो हमारा सिस्टम है वो कितना करप्ट है वो बताने की जरूरत नहीं है। मोदी जी ने सिर्फ टॉप लेवल पर करप्शन को रोका है, ग्राउंड लेवल पे करप्शन को नहीं रोका है। वो रोज पता चलता रहता है वो घटनाओं में, वो लेखपाल दरोगा सब क्या कर रहे हैं वो सबको पता है, म्युनिसिपल ऑफिशियल्स क्या कर रहे हैं वो सबको पता है। तो वो सब वहां पर हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया कि ईडब्ल्यूएस की वैकेंट सीट भी किसी के लिए नहीं मिलेंगी, ना कैरी फॉरवर्ड होंगी वो। तो आपने 10% सीट और लॉक कर दी, और एक भ्रष्टाचार का वो बना दिया, उसका आप आकर एहसान बता रहे हैं कि भाई ये यूजीसी के खिलाफ मत बोलिए, गाइडलाइंस के लिए हमने तो ईडब्ल्यूएस दिया था। अरे भाई, जो दिया था उसी 50% में से, जनरल कैटेगरी के 50% में से ही 10% आपने दिया था, कहीं से उठा के तो नहीं दिया था। किसी ने उसकी डिमांड नहीं की थी। अच्छा, ये बताओ आप मुझे, दिव्या, कि ये जैसे इक्विटी स्क्वाड जैसा कॉन्सेप्ट कभी नहीं था इंडियन कॉलेजेस में। ये इन्होंने पहली बार 2025 मार्च में आया था ड्राफ्ट में, इसको सबसे पहले इंक्लूड किया था। इस तरह की वोक और वेस्टर्न यूनिवर्सिटी आए हुए आइडियाज क्या हमारी कॉलेजेस में चलेंगे, और ये क्या लाना चाहते हैं हमारी कॉलेज?
इस नहीं, इस अब पर मैंने एक स्क्वाड बड़ा वाले। मैंने एक बड़ा मजेदार ट्वीट किया था, क्योंकि ये लोग जो हैं, ये जो एलीट है सब जो बनाती है, ये अपने कोकून्स में रहते हैं, है ना, गेटेड सोसाइटी में दिल्ली में, मतलब इसको कोई अन्यथा ना ले। लेकिन आप ये बताइए कि आप गांव के स्तर पर आइए, लोगों के नाम हैं प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स में, लोगों के मतलब ऑफिशियल नेम्स हैं ये। किसी का नाम छोटू है, किसी का नाम कालू है। ये मैं आपको नॉर्थ इंडिया, यूपी, बिहार, ये लोगों के नाम है। घसीटा नाम है लोगों का, है ना। नहीं, तो ये तो ऑफिशियल नेम्स है। तो अब कल किसी को मतलब किसी की हाइट छोटी है, वो उसने बोल दिया वहां पर कि भाई आ भाई छोटे इधर आ। ये तो यहाँ ऐसे वो होती है, तो वो कल को जाकर चिढ़ गया, उसने जाकर एक वो लगा दिया वहां पर कमेटी में। तो मतलब आप किस किस्म की वो एक बार पहले मोदी जी ने भाषण दिया था ना, कि जब कांग्रेस के मिनिस्टर बहुत सारे हार्वर्ड से हो रहे थे, तो उन्होंने बोला था देश को हार्वर्ड की नहीं, हार्ड वर्क की जरूरत है। क्योंकि हार्वर्ड वालों को पता नहीं है कि यहाँ पर क्या है ग्राउंड पर स्थिति। वो हार्वर्ड की थ्योरीज हार्वर्ड तक अच्छी है, अमेरिका वगैरह में इंप्लीमेंट की जाए। भाई नेहरू ने क्या गलती की थी? नेहरू ने लाकर सोवियत मॉडल भारत में लागू कर दिया, सेंट्रलाइज डेवलपमेंट बना कर दिया। उसकी वजह से जो हमारे मेट्रोज थे उन पर इतना ज्यादा भार पड़ गया, झुग्गी झोपड़ियां हो गई, 50 चीजें हो गई। हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट की, इसीलिए आज आज आप एक दूसरी बीमारी जो है वहां से लाकर वो यहाँ पर यूनिवर्सिटीज में यहाँ पर पैदा कर रहे हो। अभी तक तो एक जेएनयू में कबर खुदती थी ब्राह्मणवाद की। आप हर देश की हर यूनिवर्सिटी को जेएनयू बना रहे हो। और एबीवीपी एबीवीपी वालों से मेरा खास तौर से कहना है, मैंने इसके बारे में लिखा भी था, कि अभी जो वर्तमान एबीवीपी का कार्डर है, या तो अपना वो वामपंथीकरण और नीलकरण करने के लिए तैयार रहे, है ना। और या फिर जो है वो मतलब उसका उसका राजनीतिक कैरियर, जो वो एबीवीपी वगैरह में लोग जाते हैं कि हम हिंदुत्व के नाम पर अपना राजनीतिक कैरियर बनाएंगे, उसको भूल जाए। क्योंकि ये जो इक्विटी स्क्वाड्स होंगे, हमको भी मालूम है कि कैसे चलता है चीजें उस पर। कैंपसों में आज भी कौन लोग हावी हैं, वो इक्विटी स्क्वाड जो होने वाले हैं, इक्विटी कमेटी में जो होने वाली है, उसमें वही सब झोला वाला लोग होने वाला है। और जो महिषासुर दिवस मनाते हैं, वही लोग उस उन पे हावी होने वाले हैं। तो आप पूरे देश में आजकल एक बड़ा वो है ना कि भाई नक्सलियों के तो बड़े बड़े नेता मारे जा रहे हैं, जंगलों से नक्सलों को मुक्त करा दिया गया है प्रदेशों को, है ना। तो वो जो विचारधारा थी वो हथियार वाली खत्म हो गई है, वो बहुत भयानक तरह से यूनिवर्सिटी कैंपसेस में आ जाएगी। उनका रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम है, ये सरकारी रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम है। ये ठीक वैसे ही है जैसे वहां पर वो जो कुकी, जो क्रिश्चियन कुकी जो आतंकवादी संगठन है, उनको वो एसओ समझौते के तहत कैंप में रखती है सरकार उनको। उनके आर्म्स भी हैं उनके पास, वो बस रहते हैं कैंप में, और सरकार उनको कुछ वो हर महीने अमाउंट वगैरह पे की करती है। अब वो वहां से निकलकर फिर वहां मणिपुर में तांडव मचाए हुए हैं। तो यही चीज अब आप वो कर रहे हैं कि वहां से वो तो आपने खत्म कर दिया, उनको लाकर यूनिवर्सिटियों में आप स्थापित कर रहे हैं। अब जैसे दिव्या मुझे ये बताओ, अब जैसे लोग कह रहे हैं कि इसका विरोध करते करते ये कह रहे हैं कि अब बीजेपी का तो हम खत्म करेंगे काम और कांग्रेस को वोट देंगे। तो आपको नहीं लगता कि इस तरफ कुआ उस तरफ खाई में जंप मार रहे हैं लोग? ये कर क्या रहे हैं? ऐसे कैसे हो कि नहीं नहीं, कांग्रेस को लेकर? नहीं तो वो ये लोग तो मूर्ख लोग हैं, क्योंकि अभी अभी शाम ही की खबर है, जो एनएसयूआई है उसने उसका सपोर्ट कर दिया है इन यूजीसी रेगुलेशंस का। जो कांग्रेस का स्टूडेंट विंग है उसने सपोर्ट कर दिया है। अभी एक कोई बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट है, उन्होंने इस्तीफा दिया। वो समाजवादी पार्टी के नेताओं से फोन पे बात वगैरह कर रहे हैं, पर समाजवादी पार्टी ने भी सपोर्ट कर दिया है इन यूजीसी रेगुलेशंस का। तो ये आप समझिए कि इसमें ऑल पार्टी कंसेंसस है, ऑल पार्टी कंसेंसस है, क्योंकि ये सारी पार्टियां जो हैं ये इन इस वोक आइडियोलॉजी से पेनिट्रेटेड है। भाई कांग्रेस के बारे में तो सबको पता ही है। समाजवादी तो वो पीडीए वगैरह की राजनीति वो कर ही रहे हैं। पर तो बीजेपी कर भाजपा भी अब पाएगी? भी नहीं, पर दिव्या बीजेपी कर पाएगी? जाति की राजनीति इनके बस की नहीं, वो तो महारथी हैं आरजेडी और एसपी वगैरह तो इसके।
नहीं तो अब वो तो करने की कोशिश एक्चुअली 2019 के बाद से शुरू हो गई थी। 2024 में शायद मोदी जी को ऐसा लगा है कि मैंने राम मंदिर बना दिया, 370 हटा दिया, फिर भी मेरे 240 कैसे हो गए, और ये जनरल वालों ने शायद धोखा दिया है, लगता है मेरे को ऐसा, कि दूर से मेरा ऐसा आकलन है। तो अब तो जो है बस एससी ओबीसी को ही आप एक सोचिए, कभी आप सोच सकते थे कि किसी दिन आप राकेश टिकैत विल साउंड मोर रीजनेबल देन द स्पोक्स पर्सन ऑफ द मोदी गवर्नमेंट। ना राकेश टिकैत बोल रहा है कि भाई हम लोगों का कौन शोषण कर सकता है, हम तो डोमिनेंट वो हैं, राजा की तरह रहते हैं। और तो ये आपने क्या मोदी गवर्नमेंट ने ओबीसी को क्यों डाला है उसके अंदर? ओबीसी को इसलिए डाला गया है कि ओबीसी और एससी को एक जगह कर दो, और जनरल जो कैटेगरी है उसको एक तरह से उसके वोट की जो पावर है उसको समाप्त कर दो। नाउ द जो पूरा हिंदुइज्म है वो कॉन्स्टिट्यू उनके हिसाब से जो वो हिंदू वोट बैंक है वो ये है, आप साइड हट जाइए। तो उनको ऐसा ये लगता है, वो बनारस में भी बहुत देर तक ट्रेल किए थे ना मोदी जी, हाँ 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 हाँ। तो उनको लगता है कि शायद ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, इन लोगों ने हमको वोट नहीं दिया है, तो अब वो पता नहीं क्या रिवेंज पॉलिटिक्स है, क्या उनकी सोच है। मतलब इसी तरह एक्सप्लेन किया जा सकता है इसको, या दूसरा ये एक्सप्लेन किया जा, भाई कोई भी नेता अपने कोर वोटर को क्यों एलिनेट करेगा? अभी भी जो अब सबसे ज्यादा 53%, अगर पर कास्ट आप मतलब लेंगे तो जनरल कैटेगरी के लोग 53% जो है वो वोट देते हैं बीजेपी को। इस चुनाव में भी दिया, पिछले चुनाव में भी दिया, तो उसको आप क्यों इतनी बुरी तरह एलिनेट करेंगे? ये सोचने की बात है। या तो फिर मोदी जी सोचते हैं कि मेरे से आगे आने वाला ऐसा कोई रिकॉर्ड ना बना पाए, जितनी चुनावी विजय जो मेरी है ना, मोदी जी के उत्तराधिकारी के बारे में अब बातें होती हैं, तो शायद मोदी जी का अब ये सोचना है कि मेरा उत्तराधिकारी मुझे ओवरशैडो ना कर पाए, मेरा राजनीतिक रिकॉर्ड जो है, चुनावी रिकॉर्ड, वो ऐसा रहे कि दशकों तक लोग याद रहे। या तो ये थिंकिंग है, वरना आप बताइए जो मोदी जी पन्ना पन्ना तक जो मैनेज करते थे, जो नेता जिसने देश को पन्ना प्रमुख एक राजनीति बताई, वो इतनी बड़ी क्लास अपने कोर वोटर को जो पन्ने पे भी एक वोटर तक रीच आउट करने में नहीं छोड़ते थे, जो ये कल्चर लेके आए, वो इतनी बड़ी पूरे अपने वोट बैंक को क्यों एलिनेट करने पर उतरे हैं? अच्छा दिव्य, आप मुझे एक बात बताओ कि ऑपोजिशन तो सब इस रेगुलेशन के, यूजीसी रेगुलेशन के फेवर में है। आरजेडी की प्रवक्ता तो क्या क्या बोल रही है, उसने कहा है कि अब हाई टाइम ये अपर क्लास को और जनरल कैटेगरी वालों को तो पढ़ने चाहिए, जूते पढ़ने चाहिए, जेल होनी चाहिए। तो क्या सिर्फ बीजेपी ही जनरल कैटेगरी की पार्टी है, बाकी कोई और किसी को हमारी वोट नहीं चाहिए किसी और को? नहीं चाहिए ना, जनरल कैटेगरी का वोट बैंक है कहाँ? अभी अभी देखिए आप ना, थोड़े दिन में ये जनरल कैटेगरी आपस में लड़ने लगेगी, ब्राह्मण वर्सेस, क्योंकि जनरल कैटेगरी को पर जिस चीज की का आरोप लगाया जाता है, ये जातिवाद का, वो जातिवाद है ही नहीं ना। वो जातिवाद है कहाँ? अगर जातिवाद होता तो आप एज वोट बैंक वोट देते। आज के देश में कोई ब्राह्मण वोट बैंक है? कोई कोई बनिया वोट बैंक है? ऐसा कोई वोट बैंक नहीं है, सब अलग अलग जगह वोट देते हैं, आपको भी पता है। वेस्ट यूपी में ब्राह्मण अलग पैटर्न पर वोट देता है, ईस्ट यूपी में अलग पैटर्न पर वोट देता है। ओके, तो ये तो है। इसलिए पार्टियों को ऐसा लगता है। हमने तो कभी इस तरह से सोचा ही नहीं, हम तो शुरू से हिंदुत्व और उसी की विचारधारा पर। अब आज आज जब जो जो हिंदुत्व का झंडा लेकर चलते थे वही जब यही राजनीति कर रहे, तो हमको भी सोचना समझना सीखना पड़ रही है ये चीजें, कि भाई ऐसा भी होता है। एंड दिव्या, ये बताओ, जैसे बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में केसेस कर रहे हैं। जयपुर डायलॉग के संजय दीक्षित जी हैं, उन्होंने सबसे पहले कोर्ट गए हैं वो। क्या ये लड़ाई कोर्ट में लीगली लड़ी जाएगी कि पॉलिटिकली ही परस्यू करें, इसको कैसे करें? लीगली करें कि पॉलिटिकली हम लोग करें? नहीं नहीं, वो उसमें बहुत से लोगों की डिमांड है, क्योंकि लोग इसकी वर्किंग को थोड़ा सा समझने में शायद भूल कर रहे हैं कि ये काम कैसे करेगा। देखिए क्या है कि इक्विटी स्क्वाड ने कहीं गश्त लगाते हुए अब उसमें वही लेफ्टिस्ट और वो लोग भरे हुए हैं, ठीक है ना। वो तो जहां विक्टिम नहीं होता है वहां विक्टिम पैदा कर देते हैं, सबको ही पता है वो तो, है ना। तो वो वहां पर किसी को विक्टिम पैदा कर दिया फॉर वट एवर रीजन, है ना। उसके बाद वो इक्विटी कमेटी में चला गया, अब वहां पर भी वो सब ये चलता है। अब दिलीप मंडल के बारे में ही अभी कल कोई कोई लिख रहा था कि जब वो खुद प्रोफेसर थे, वो खुद क्या करा करते थे माखन लाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में, वहां से पता कर लीजिए छात्रों को। तो वो ऐसे ही लोग उस इक्विटी उसमें बैठेंगे, कमेटी में। अब उसने जो है एक वो दे दिया आपके खिलाफ, है ना, वर्डिक्ट गलत दिया सही दिया, है ना।
तो वो एक बेसिस बन जाएगा कि फिर आपके ऊपर SC ST एक्ट का केस हो। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना कि जनरल कैटेगरी के साथ भेदभाव को भी इसमें शामिल कर दो तो ये सब सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है भाई, ब्राह्मणवाद की कबर खुदेगी, ये नारा लगा, ठीक है, आपने उसको वो कर दिया, उसके अंदर इंक्लूड कर दिया, तो इक्विटी कमेटी क्या करेगी ये सब करने वालों के खिलाफ? अधिक से अधिक अगर बहुत फेयर रही तो कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ले लेगी, कह देगी 15 दिन के लिए रस्टिकेट किया जाता है, बात यहीं, इससे आगे तो नहीं जाएगी ना। लेकिन अगर वही इक्विटी कमेटी ये वर्डिक्ट दे देगी कि फला SC ST के साथ जो है भेदभाव हुआ है, तो दैट विल बी द बेसिस ऑफ एन FIR टू बी लॉन्च्ड अंडर SC ST एक्ट। वो बात वहीं थोड़ी खत्म हो रही है डिसिप्लिनरी एक्शन पर। वो अगला आदमी जाकर पुलिस में लिखवाएगा ना FIR, और वहां पर कोर्ट में जाके बोलेंगे ना वकील की ये देखिए, ये तो वो वहां की इक्विटी कमेटी ने ये रिपोर्ट दी है, ये इसका आधार है। जो उस FIR का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा वही उन्हीं झोला वाले जो वो हैं, वो उन्हीं के तो बयान लेगा जाकर, जिन्होंने पकड़ा था कि भैया तुमने होते देखा था, वही तो उसके गवाह बनेंगे। तो वो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन के साथ नहीं रुकेगा, वो जाएगा। दूसरी बात, आज धर्मेंद्र प्रधान जी ने बयान दिया कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। अन्याय तो इस देश में पता नहीं किस किस के साथ हो रहा है। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आइए ना, ये देश के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में मशहूर ऐसे वकील बैठे हैं जो 376 स्पेशलिस्ट कहलाते हैं, जिनका काम है रेप केस को गढ़ना, जिनकी प्रैक्टिस ही है। हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऐसे वकील हैं जो SC ST एक्ट के स्पेशलिस्ट एडवोकेट कहलाते हैं, जिनका काम है ऐसे केस को, ऐसे आरोपों को गढ़ना। तो धर्मेंद्र प्रधान जी इसकी कैसे गारंटी ले सकते हैं कि अन्याय नहीं होगा? अभी इतने साल से इन लोगों की सरकार है, अभी तक इन्होंने वहां कश्मीर के हिंदुओं को न्याय दिलवा दिया? जो ये आज ये गारंटी ले रहे हैं कि हम आगे अन्याय नहीं होगा इसमें, ये गारंटी कौन ले सकता है? अब जैसे कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर UGC बनी है, पर 2 क्लॉज तो इसमें जबरदस्ती डाल दिए ना इन्होंने, जो तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोलना था इनको डालने को कि नहीं, आप ये बताइए, सुप्रीम को, फिर वही मैं कह रहा हूँ ना, सुप्रीम कोर्ट की सारी बातें क्या मानते हैं ये लोग? हर सरकार जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है वो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक ओपिनियन दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट की कोई लॉ इनेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को, एग्जीक्यूटिव को बाधित नहीं कर सकता। इसके लिए बड़े से बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर से मैं डिबेट करने को तैयार हूं। बताइए, आप लोकसभा राज्यसभा को क्या सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे सकता है कि आप ये लॉ बना दो? एक बार सोमनाथ चटर्जी लोकसभा स्पीकर हुआ करते थे, नोटिस दे दिया था सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा स्पीकर को, उन्होंने जाने से मना कर दिया था कि आप नोटिस नहीं दे सकते हो लोकसभा स्पीकर को, लेजिस्लेचर इज फ्री, वो अपना काम करेगा। सेपरेशन ऑफ पावर्स का डॉक्ट्रिन है। आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात हर आदमी कर रहा है, जय संविधान जय संविधान, तो चलो उसी के हिसाब से चल लो। तो ये सब बेकार की बात है। दूसरी बात ये कि क्या देश में एंटी रैगिंग गाइडलाइंस नहीं लागू हैं? कितने सालों से लागू हैं? क्या अगर कोई किसी के साथ भेदभाव कर रहा है, कोई अत्याचार कर रहा है, क्या वो एंटी रैगिंग में कवर नहीं होता है? तो क्या इतने साल से एंटी रैगिंग के नाम पर मूर्ख बना रहे थे आप देश की जनता को? सही कह आप एंटी रैगिंग को वो बना लीजिए स्ट्रिक्ट, लेकिन उससे राजनीति नहीं होगी ना। एंटी रैगिंग का अगर आप टैग लगा के चलेंगे तो कौन सी कास्ट आपको वोट देगी? तो आपको वही करना है जो अंग्रेज कर रहे थे ना, डिवाइड एंड रूल। तभी मैंने कहा जिसका भूमि पूजन, जिस डिवाइड एंड रूल की इमारत का करके गए थे, उसमें एक एक ईंट हर पार्टी लगाती है। इस देश के अंदर हर प्रधानमंत्री आता है, एक नया कोड इस देश को देके जाता है। नेहरू ने और क्या इस्लामिज्म का, कम्युनिज्म का दिया, मोदी जी अब ये देके जा रहे हैं। मैं तो बड़े खुले तौर से कह रहा हूं, यही मोदी जी को याद किए जाएंगे ना। आपने देश जो विश्व गुरु बना रहे हो आप देश को, आप कॉलेजों के कैंपस विश्व गुरु कैसे बनेगा ना भाई? नालंदा तक्षशिला जैसे इंस्टीट्यूट आप दोबारा बिल्डअप करोगे। चीन तो 6th जनरेशन के 1000 एयरक्राफ्ट बनाने वाला है, फाइटर जेट, सन 2030 तक। आप क्या बनाने वाले हो? आप 3.5 लाख करोड़ का राफेल इंपोर्ट करने वाले हो। आप तो अभी पैरासिटामोल का API भी चाइना से लेके आते हो।
तो आप विश्व गुरु बना रहे हो। ये आप हर हर क्लासरूम को इस देश की यूनिवर्सिटी के उसके कैंपस को कोर्ट कचहरी बना रहे हो। किसी आप धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि साहब किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। अरे भाई, एक बच्चे के ऊपर ऐसा आरोप भी लग गया और ठीक है, मान लीजिए कि वो बाद में दोष मुक्त भी हो गया, उसका एक सेमेस्टर भी खराब हो गया ना भाई। रातों रातों जाग कर बच्चे पढ़ाई करते हैं ना प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में। आसान तो नहीं होता है आईआईटी और ये सब एम्स और इससे पास आउट करना। तो वो अपना वहां पे इक्विटी कमेटी में खुद को डिफेंड करता घूमेगा, या वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगा। ये बात ये नहीं होती कि अंत में कोई बरी हो जाता है। बात ये है कि अगर आपको कोर्ट कचहरी के और इन कमेटीज के चक्कर काटने पड़ते हैं ना, तो जो बिल्कुल भला सही, सज्जन आदमी होता है उसके लिए वही बहुत पनिशमेंट होता है। सही कह रहे हैं। और वरना दिव्य एक, जी हाँ बोलिए। जी जी, नहीं नहीं, मैं कह रही हमारे यहाँ पर लोग एक दूसरे को रोज डिफेम करते हैं हमारी सोसाइटी में। 50 चीजें होती हैं जी, छोटी छोटी बात में अमेरिका में मल्टी मिलियन डॉलर्स के लॉ सूट आ जाते हैं। इंडिया में नहीं होता है। क्यों क्यों नहीं होता है? क्योंकि इंडिया में आदमी इग्नोर करता है, वो कोर्ट कचहरी के झमेले में नहीं फंसना चाहता है। उसको पता है हमारा लीगल सिस्टम कैसा है। तो आप ये जो कह और रहे हो, अरे भाई बाद में कोई छूट भी गया उसका तो 2-3 साल तो खराब हो जाएंगे ना भाई। इक्विटी कमेटी और वहां पर पुलिस के चक्कर काटते काटते उसके ऊपर आरोप हो गया, तो हम अपने बच्चों को वहां पर पढ़ने भेज रहे हैं या कोर्ट कचहरी के किसी मुकदमे में फंसने के लिए भेज रहे हैं? इशू ये है। इशू ये नहीं कि बाद में वो कन्विक्ट होगा या एक्विट होगा। और ये मैंने तो एक जगह कहीं पढ़ रही थी कि जब एसपी समाजवादी पार्टी जीती थी सेकंड टाइम, जब अखिलेश जीता था, तो ये एससी एसटी को तो ओबीसी ने, लोगों ने उनके गांव जला दिए थे, झुग्गी झोपड़ियां जला दी थी। ये सही है क्या बात? मैं कहीं पढ़ रही तो थी। वो तो तो एनसीआरबी का डाटा। हाँ, वो एनसीआरबी का डाटा है ना कि डोमिनेंट जो लैंड ओनिंग कम्युनिटीज हैं जिसमें से ओबीसी से बहुत सारे लोग हैं, वो सबसे ज्यादा जो एससी एसटीज के साथ जो होता है वो उसके लिए वो है रेस्पॉन्सिबल। भाई ब्राह्मण या बनिया कहाँ से अत्याचार करेगा? गांव में तो है ही नहीं ना ब्राह्मण बनिया। आप आइए ना यूपी के अंदर, बचा कहाँ है? ब्राह्मण बनिया गांव में नहीं है। ब्राह्मण बनिया तो अर्बन है, और उसमें भी जो थोड़े से हैं वो उनके बच्चे बाहर चले गए हैं क्योंकि आपने यहाँ पर वो बंद कर दिया है सब, रिजर्वेशन इतना ज्यादा है। अभी तो पीछे उत्तर प्रदेश के जो वो हैं उप मुख्यमंत्री जी, उन्होंने कहा कि हम जो आउटसोर्सिंग बेसिस पे जो गवर्नमेंट काम देती है उसमें भी रिजर्वेशन लाएंगे। क्या तो कर रही है आप बीजेपी? तो ठीक है, आप लाइए, चलिए रिजर्वेशन लाइए, आप 100% लाइए। तो फिर जो और आप कह रहे जो ये जो पूरा है ना भीम आर्मी और ये जितने भी हैं ये आरजेडी, इन सबका दावा है कि 90% जो देश में आबादी है वो इन्हीं लोगों की है। तो फिर ठीक है, फिर और हिंदुत्व की एकता इस तरह तो बनने वाली नहीं है भाई। कॉलेज में कैंपसों में लोग एक दूसरे से दोस्ती भी अब कास्ट देख के करेंगे, एक साथ बैठकर भी दूरी बना के रखेंगे लोग इन इन चक्रों से। तो फिर हिंदुत्व की समाज में एकता कहां से होगी? तो हिंदुत्व की एकता होनी नहीं है। 90% आप बोल रहे हो वही लोग हैं, ठीक है मान लेते हैं, तो फिर 10% को अल्पसंख्यक घोषित कर दो, छुट्टी करो, कुछ मत दो, 90% आरक्षण भी दे दो। जैसे इस देश के अंदर पारसी अगर फ्लरिश कर सकते हैं, मिनिस्किल माइनॉरिटी, अभी पोर्चुगीज भी रह रहे हैं इस देश के अंदर गोवा में, वो फ्लरिश कर सकते हैं, जैन्स फ्लरिश कर सकते हैं, तो बचे हुए जो छोटी मोटी कम्युनिटी, इनको भी सबको अल्पसंख्यक में डाल दो, जनरल कैटेगरी। ना इनके वोट की जरूरत है किसी को, ना कुछ है। जो हमें नेशन में कंट्रीब्यूट करना होगा हम भैया करते रहेंगे। और ये धर्मेंद्र प्रधान जी जो कह रहे हैं कि मैं देख, आई सी टू इट कि किसी के साथ कोई अत्याचार ना हो, मिसयूज ना हो लॉ, पर वो हमेशा थोड़ी ना एजुकेशन मिनिस्टर रहेंगे। कोई और नहीं तो पार्टी क्या आएगी और नहीं, कोई और भाजपा मिनिस्टर के नहीं नहीं, आप सारी बात छोड़िए। भाजपा के कितने कार्यकर्ता अभी चाहे तो धर्मेंद्र प्रधान जी से जाकर मिल सकते हैं। कितने रीचेबल हैं वो? उन्हें क्या पता क्या हो रहा है किस कॉलेज में? जब तक उन तक बात पहुंचेगी तब तक क्या ये सब कहने की बातें होती हैं। ऐसा प्रैक्टिकल में कुछ होता नहीं है, सबको पता है। आपके शहर में मंत्री आ जाए, आप नहीं जाके मिल सकता है कॉमनर? वो तो पहले ही घेराबंदी कर हो जाती है ना।
एक्सेस कहाँ है लोगों को? आप ट्विटर पे लोग लिखते हैं टैग कर तो क्या सबको सबके सुझाव लेके करते हैं? धर्मेंद्र प्रधान जी ने पूरे सबसे ट्वीट कर पहले सुझाव मंगाए थे कि हम ऐसा बनाना जा रहे हैं, आप भी अपने सुझाव दीजिए। पहले पहले जब मोदी जी आए थे तो एक वो बड़ा चली थी ना, माई गॉव है, ये है, वो है, अपने सुझाव भेजिए, वो सब 2019 के बाद कहाँ चला गया? सही और कह रहे और लोग कहते हैं कि मोदी सरकार बहुत ज्यादा फीडबैक लेती है अपने समर्थकों का। मेरा तो कहना है कि अपने शत्रुओं का फीडबैक लेती है मोदी सरकार। इसका एग्जाम्पल है, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में SC ST एक्ट को लेकर जजमेंट दिया। ये जो अम्बेडकराइज्ड रेडिकल ग्रुप्स हैं जो सड़क पे उतर गए, उन्होंने सैकड़ों बसें जलाई, मोदी जी ने कानून लाकर उसको वापस ले लिया। ठीक है, चलो ठीक है, ये हिंदू यूनिटी बना रहे थे। CAA लाए, NRC की कहा कि NRC भी लाएंगे। मुसलमानों ने दंगा किया। मोदी जी के राजनीतिक जीवन का सबसे लंबा भाषण CAA के ऊपर है, जिसमें उन्होंने दिल्ली में खड़े होकर 2 घंटा 40 मिनट तक देश के मुसलमानों को यह समझाया कि भैया इससे तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। ही वॉज सो एपोलोजेटिक। उसके बाद फार्म बिल आए तो खालिस्तानियों ने देश के गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर चढ़कर क्या तांडव मचाया, वो पूरी दुनिया ने देखा। मोदी जी ने हाथ जोड़कर वो फार्म बिल वापस ले लिए। चलिए, ये तो बहुत बड़े, उनके समर्थक कहते हैं कि वो तो ट्रैप था, अगर मोदी जी उस दिन गोली चलवा देते तो वही हो जाता जो नेपाल में हुआ है, और ये है। ठीक है, मान लेते हैं। अब आपको देखिए, देश में मोदी सरकार एक नया क्रिमिनल लॉ लेके आई। उसके उसमें एक सेक्शन लाया गया, सेक्शन 106 सबसेक्शन 2, हिट एंड रन केसेस के लिए। अब इसका ना किसी कास्ट से मतलब है, ना किसी रिलीजन से मतलब है, कुछ नहीं है। उसके अंदर ये था कि अगर आप नेग्लिजेंट ड्राइविंग करते हुए किसी को हिट कर देते हैं और उसके बाद आप रुकते नहीं है, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते हैं, अस्पताल को इन्फॉर्म नहीं करते हैं और वहां से भाग जाते हैं, तो आपको होगी 10 साल की सजा। अब सुप्रीम कोर्ट का एक अरनेश कुमार का जजमेंट है, उसमें यह है, अब स्थिति यह है फिलहाल हमारी जो लीगल है, थोड़ा सा टेक्निकल है, फिर भी समझना चाहिए ये सब चीजें, कि जो 7 साल तक के जिन अपराधों में सजा है, उसमें अब अरेस्ट जो है वो एसेंशियल नहीं है, बहुत ही स्पेशल सरकमस्टांसिस में अरेस्ट होती है, वरना अरेस्ट होती नहीं है। तो अभी तक, इससे पहले हिट एंड रन में 5 साल की सजा थी, तो अरेस्ट होती नहीं है। किसी ने किसी को उड़ाया, भाग गया, वो सलमान खान का भी पता है हमको, सब कुछ पता है ना। तो वो उसी चीज को कर्ब करने के लिए मोदी गवर्नमेंट एक कानून लाई कि हम अंग्रेजों का जमाने का कानून बदल रहे हैं, इंदिरा गांधी के जमाने का कानून बदल रहे हैं, नई एक शुरुआत हो रही है। उसके अंदर आया कि 10 साल की सजा होगी अगर आप रुके नहीं वहां पर, उसको अटेंड नहीं किया, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। देश में ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल की, मोदी सरकार ने उस पर्टिकुलर सेक्शन को होल्ड पर रख रखा है। आप कहते हो हम तो 56 इंच वाले हैं। भाई कैसे 56 इंच वाले हो? कोई भी सड़क पे उतरता है, आप तुरंत उसकी गलत बात मान लेते हो और फिर कहते हो ये मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन इसमें अब आप नहीं मानोगे, इसमें क्योंकि जनरल कैटेगरी इतना हंगामा कर रही है, ये फीडबैक आप तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो तुरंत बता दिया जाएगा ये तो सोरोज का एजेंट है, ये तो, अरे भैया सोरोज के एजेंट, सोरोज को जरूरत क्या है एजेंट की? सोरोज यही तो एजेंडा, वो एजेंडा पूरी दुनिया में इंप्लीमेंट कराना चाहता है, वो आप कर ही रहे हो। सही कह रहे ये UGC रेगुलेशन यही सोरोज का एजेंडा है, जॉर्ज सोरोज का यही एजेंडा है। ये डिसमेंटलिंग हिंदुत्व जो कॉन्फ्रेंस हुई थी US में, कि भाई हिंदुत्व को किस तरह खंड खंड कर दिया जाए, ये जो हिंदू एक होने लगा है, एक जगह होकर वोट करने लगा है, तो कर तो दिया ना आपने, अब अलग अलग कर दिया। आज आपका समर्थक लड़ रहा है आपस में कास्ट के आधार पर, तो डिसमेंटल तो हिंदुत्व को आप ही कर रहे हो। तो जॉर्ज सोरोस को अब करने की कुछ क्या जरूरत है?
दूसरों को आप कह रहे हो कि आप जॉर्ज सोरोस का एजेंट है, जो आपको बता रहा है कि भैया हिंदुत्व की ऐसी की तैसी मत करो। बड़े 100 साल की तपस्या के साथ ये हिंदू इतना एक जगह हुआ था, जागृत हुआ था। चलो, थैंक यू सो मच दिव्या, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच पायल जी। थैंक यू।